नमस्कार मित्रों, आज फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर के एक और बहुत ही रोचक विषय पे वीडियो में आपका स्वागत है। आज विषय हम जो कवर करेंगे वो है डाइवोर्स, सेपरेशन, तलाक क्यों आखिर किसी के जीवन में हो जाता है। आप सब जानते हैं कि डाइवोर्स या सेपरेशन जो होता है एक बहुत दुखद स्थिति होती है किसी भी परिवार के लिए। दो लोगों के बीच में जब संबंध होता है तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन जब विच्छेदन की बात आती है, डाइवोर्स की बात आती है, तो सिर्फ दो लोग डिस्टर्ब नहीं होते, दो परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। तो आज डाइवोर्स के एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये वीडियो पूरी तरीके से परफेक्ट है, मैं कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। आप सबसे एक विनती है कि कृपया इसके जो पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा उनको सीधे सीधे किसी कुंडली में या अपनी कुंडली में अप्लाई करना शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं। एग्जैक्ट जो डाइवोर्स किसी के जीवन में अगर इस प्रकार की दुखद घटना हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है तो उसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। सिर्फ एक पॉइंट को लेकर के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं साहब इस कुंडली में डाइवोर्स का योग है या मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। तो कृपया इस वीडियो को इस प्रकार से देखिए कि मुख्य बिंदु एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है डाइवोर्स के बारे में। बट निर्णय जब लिया जाता है किसी भी चीज का कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, बचेगा या नहीं बचेगा, या इन सब चीजों को लेकर के जब यस या नो में आंसर देना हो ना, तो सिर्फ कुछ पॉइंट को लेकर के नहीं देखा जाता है, क्योंकि सिर्फ जन्म कुंडली महत्वपूर्ण नहीं होती है, नवमांश चार्ट को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बाकी बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि डाइवोर्स क्यों होता है किसी के जीवन में। तो डाइवोर्स के शुरू करने से पहले सब्जेक्ट को हम मैरिज के एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि शादी क्यों होती है, किसी की भी शादी क्यों होती है। जैसे कि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती है तो उसको बोला जाता है कि तुम बृहस्पति का कोई मजबूती दो, पुरुष को बोला जाता है शुक्र को मजबूती दो। एस्ट्रोलॉजी में सातवां घर जो होता है जन्म कुंडली का, जब आप किसी कुंडली को खोलते हैं तो जो लोग ज्योतिष नहीं जानते उनको थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं इस पॉइंट को। ये बगल में एक कुंडली बनी हुई है, इसमें जो रेड पॉइंट लगा हुआ है पहला घर, उसको आप पहला घर गिनिए, फिर वहां से उसको लेते हुए जब गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक अपोजिट जो घर आएगा उसे हम सातवां घर कहते हैं ज्योतिष में, या सप्तम भाव कहते हैं। यही घर जो होता है ये बताता है कि आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। यही घर आपके पार्टनर्स के बारे में बताता है, आपकी लंबी दूरी की यात्राओं के बारे में बताता है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताता है। लेकिन वो सारे टॉपिक को छोड़ के आज हम सिर्फ विवाह के ऊपर बात करेंगे। तो ध्यान रखिए कि फर्स्ट हाउस, पहला घर जन्म कुंडली का, और सातवां घर, ये दोनों घरों पे हमको अपनी निगाह रखनी है। इसके अलावा जो लाल बिंदु लगा है उससे जो सेकंड नंबर का हाउस है, दूसरा घर यानी कुटुंब भाव, इस पे आपको ध्यान रखना है। चौथा घर, वहां से गिन करके चौथा घर, इस पे आपको ध्यान रखना है। छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, 11वां घर और 12वां घर, इन सारे घरों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आपको फोकस जो लेंगे वो 7th हाउस पे लेंगे। सातवां घर जो होता है वो विवाह का कारक ग्रह माना गया है, कारक घर माना गया है। सातवें घर का स्वामी अगर कमजोर होता है या उस घर पर मैलेफिक इफेक्ट होता है, बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, तो विवाह में विलंब होता है, शादी में देरी होती है। लेकिन सातवें घर के ऊपर जब भी शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो विवाह निर्विघ्नता से संपन्न होता है। सातवां घर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विवाह संबंध में। अब अगर आपका विवाह हुआ है तो विवाह कब होता है? विवाह एक मांगलिक कार्य है, और मांगलिक कार्य में ध्यान रखिए
किन ग्रहों का आशीर्वाद जरूरी है? शुभ ग्रहों का आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि विवाह एक शुभ कार्य है ना, बहुत बड़ा। तो मांगलिक कार्य में शुभ ग्रहों का आशीर्वाद जरूरी है। अब सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। उसके बाद दूसरा शुभ ग्रह होता है शुक्र। ये दोनों शुभ ग्रह कहे गए। बुध के साथ भी होता है कि बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ होता है तो शुभ कहलाता है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा तो अशुभ प्रभाव देगा। ठीक है, ये सारा इन दोनों शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। सातवें घर का जो नैसर्गिक कारक होता है वो शुक्र होता है। आपकी इच्छाएं, वैवाहिक जीवन की ये सारी भोग विलास, ये सारा देने वाला ग्रह जो है ज्योतिष में वो शुक्र ग्रह है। फाइनेंशियल, पैसे का भी कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। बट ब्लेसिंग्स देने का जो ग्रह है ना वो बृहस्पति है। तो सातवें घर का जो नैसर्गिक कारक होता है शुक्र। जब तक शुक्र नहीं चाहेगा तब तक सातवें घर का फल आपको नहीं मिलेगा, विवाह नहीं होगा। तो शुक्र का सहयोग चाहिए, यानी एक शुभ ग्रह शुक्र का सहयोग चाहिए। और मांगलिक कार्य होने के लिए बृहस्पति का सहयोग चाहिए, दैवी कृपा चाहिए। ऐसे समझिए आप बृहस्पति को कि दैवी कृपा चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि शादी जब होती है तो हम उसमें कई सारे पॉइंट को जोड़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। जो लोग जानकार हैं वो सब जानते हैं कि सातवें घर की दशा, सातवें घर का जब तक कोई ग्रह जो सातवें घर को सहयोग नहीं कर रहा है तब तक विवाह संबंध नहीं बनता है। इस प्रकार से मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। अब आपकी शादी जब हो जाती है तो शादी होने के बाद आपकी एक नंबर खाना यानी फर्स्ट नंबर से लेकर के सातवें नंबर तक की जर्नी स्टार्ट हो गई। आधी लाइफ का पार्ट आपका चल दिया। अब सातवें घर का साथ संपर्क पाते ही आपकी एक्सिस जो है वो पूर्ण हो जाती है। पार्टनरशिप, इसीलिए कहते हैं कि जब दो लोगों की शादी होती है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, पुरुष स्त्री के साथ मिलकर पूर्ण हो जाता है। अब डाइवोर्स के पॉइंट पे 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। पहला कि कौन सा प्लेनेट या कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है डाइवोर्स के लिए। दूसरा पॉइंट आएगा किस दशा में या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में डाइवोर्स हो सकता है। तीसरा पॉइंट आएगा कि क्या मेरी कुंडली में डाइवोर्स का योग है। चौथा पॉइंट कि डाइवोर्स होने के फर्स्ट सिम्टम्स क्या हैं। तो इन चारों पॉइंटों को लेकर के क्रम से हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे, डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। पहला पॉइंट लेके चलते हैं कि कौन सा प्लेनेट डाइवोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मुख्य रूप से पापी ग्रहों को लीजिए आप इसमें। पहला शनिदेव को, दूसरा मंगल देव को, तीसरा राहु देव को, चौथा अशुभ चंद्रमा को लीजिए, पांचवा सूर्य देव को लीजिए कुछ हद तक, और छठा कुछ हद तक केतु देव को लीजिए। बट सबसे मुख्य रूप से आपको शनिदेव, मंगल देव और राहु देव पे देखना है थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले सर्वाधिक मैलिफिक प्लेनेट जो है वो यही है। बहुत से लोग केतु को भी मानते हैं सेपरेशन का कारक। केतु सेपरेशन का कारक होता है, बट केतु आध्यात्मिकता का भी कारक होता है। मैं भी कुछ हद तक केतु को लेता हूं सेपरेशन के मामले में कि केतु का किस प्रकार का इफेक्ट है वहां पर। बात आती है पहले शनिदेव की। एनर्जी समझने की कोशिश करिए। शनिदेव आइसोलेशन के कारक हैं, कर्मों का फल देने के कारक हैं। शनिदेव किस प्रकार के हैं? शांत नेचर, एकांत में, बिल्कुल अंतरिक्ष में एकदम लास्ट में रहने वाले। मंगल देव तुरंत फुरंत इमीडिएट इफेक्ट चाहिए। राहु देव ऐसी डिजायर्स जो एंडलेस हैं, खत्म ही नहीं होती। सूर्य देव सम्मान का कारक, केतु देव आध्यात्मिकता का कारक, अशुभ चंद्रमा इमोशनल।
तो आप सपोज करिए 7वें घर के ऊपर शनिदेव का प्रभाव आया, तो अब बंदा क्या करेगा कि जब 7वें घर पे शनिदेव की दृष्टि आई या शनिदेव का प्रभाव आ रहा है, मोटा मोटा मान के चलिए, कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, उन सब बातों पे डिस्कस नहीं करना है। 1-7 एक्सिस पे जब भी शनिदेव बैठ गए पहले घर में या 7वें घर पे, तो अब पता है क्या होगा, पुरानी पुरानी बातें खोद खोद के निकाली जाएंगी और खोद खोद के समय समय पे बताते रहेंगे, उस समय पे ये हुआ था, उस समय पे ये किया था, उस समय पे ये किया था। तो उन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आपस में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। 7वें घर पे शनिदेव का प्रभाव आया, बंदा क्या करेगा, डाउट करेगा, अननेसेसरी। या 7वें घर पे शनिदेव बैठे हैं या 7वें घर में शनिदेव की राशि है, तो वहां पर क्या होगा कि लाइफ पार्टनर जो होगा उसका नेचर थोड़ा सा आइसोलेशन टाइप का होगा। या फर्स्ट हाउस पे शनिदेव की राशि है सपोज करिए, तो वो बंदा जो है वो थोड़ा सा एकांतवासी होगा। अब वहां पर 1-7 एक्सिस पे इस तरीके का इफेक्ट आएगा। दूसरा प्रभाव अब मंगल देव का लेते हैं। मंगल देव 12वें घर में है सपोज करिए, तो मांगलिक दोष बनता है जब मंगल देव 12वें हो, पहले हो, चौथे हो, 7वें हो और 8वें हो, तो कहते हैं कि जन्म कुंडली मांगलिक है। 12वें घर पे जब मंगल देव पहुंचे तो 12वां घर होता है शयन सुख का, आपके लॉसेस का। बट बाकी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो 12वां घर आपका शयन सुख होता है, आपका बेडरूम होता है। अब बेडरूम के अंदर मार्स की एनर्जी पहुंच गई। मार्स किस चीज का कारक है, वाद विवाद, झगड़ेबाजी, एनर्जी, हाई एनर्जी। तो अब अगर मंगल सपोर्टिव नहीं है उस जन्म कुंडली के लिए, तो क्या होगा कि बेडरूम के अंदर पहुंचे, किसी बात को लेके जबरदस्ती की झाएं झाएं शुरू हो गई। फर्स्ट हाउस में आ गया, तो अब आप स्वयं जो है वो कुछ ना कुछ आपके मन में आ गया और आप सामने वाले से जाके उलझ गए। 4th हाउस में पहुंच गया, परिवार में कुछ ना कुछ इस तरीके का बात विवाद चल रहा है कि जिसको लेकर के मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। 7th हाउस में पहुंच गया तो पति पत्नी के बीच में आपस में बिना बात की कलह कराते रहेंगे। 8वें घर में पहुंच गए, तो 8वें घर में जब मार्स की एनर्जी पहुंची तो नैसर्गिक क्या हुआ कि 8th हाउस ससुराल का भी होता है। ससुराल की किसी बात को लेके आपस में वाद विवाद हो रहा है। अब राहुदेव पहुंच गए मान लीजिए 7वें घर पे प्रभाव लेकर के अपना, तो 7th हाउस में जब राहुदेव पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ कि डिजायर जो है मान लीजिए फर्स्ट हाउस पे है या 7th हाउस पे एक्सिस पे है। तो राहुदेव अगर फर्स्ट हाउस पे होंगे तो 7th में केतु आ जाएंगे, और अगर 7th में राहुदेव है तो फर्स्ट हाउस पे केतु आ जाएंगे। तो आप दोनों पार्टनर्स में से एक तो बिल्कुल केतु के नेचर का हो गया, दूसरा राहु के नेचर का हो गया। अब 7th पे राहु बैठ गए, इतनी ज्यादा डिजायर हो गई कि वो एक रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बढ़ानी है, एंडलेस करनी, एंडलेस डिजायर है वो, उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। 7th हाउस पे राहु की दृष्टि, ठीक, या उपस्थिति। सूर्यदेव का प्रभाव आ गया। अब सूर्यदेव का 7वें घर पे प्रभाव आया तो क्या होगा कि ईगो टकराएगा, रिस्पेक्ट टकराएगी एक दूसरे की, अननेसेसरी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, खाम खाई, ये सारे इफेक्ट हैं। मून आ गया मेल्फिक इफेक्ट लेकर के, सपोज करिए चंद्रमा खराब है और वो इफेक्ट डाल रहा 7th हाउस पे, तो वहां पर क्या होगा, इमोशनली हर्ट, कहीं ना कहीं इमोशंस का हर्ट होने लगेगा आपस में। तो ये तो हुआ कि कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। तो किसी एक ग्रह को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि नहीं साहब ये ग्रह है तो डाइवोर्स होगा, ये ग्रह है तो डाइवोर्स होगा, क्योंकि जो शनिदेव आपके लिए खराब है ना, वही शनिदेव किसी को बहुत कुछ दे रहे हैं। जो राहुदेव आपके लिए खराब है, वही राहुदेव किसी को बहुत ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। जो मंगलदेव आपके लिए वाद विवाद खड़ा कर रहे हैं ना, वही मंगलदेव किसी के मकान पे मकान, प्रॉपर्टी खरीदवाए दे रहे हैं।
ठीक है, जो चंद्रमा आपके लिए खराब है वही चंद्रमा किसी को इतना ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, इतना ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है कि वो कहने की बात है। ठीक है, तो इसलिए किसी एक ग्रह को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि कौन सा ग्रह डाइवोर्स के लिए जिम्मेदार है। ये जन्म कुंडली में वो ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ है, इस स्थिति पर निर्भर करता है, और उस हाउस को कितना नुकसान पहुंचा रहा है वो इस पे निर्भर करेगा। अगर बुरा है और 7th हाउस पे बुरा प्रभाव डाल रहा है तो बुरा असर देखने को आपको मिलेगा, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। दूसरा योग बनता है कि 7वें घर की जो राशि पड़ी हुई है उसका जो स्वामी है वो अगर छठे घर में चला जाए। इसके पीछे साइंस क्या है मैं भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको, एस्ट्रोलॉजी की क्या पॉइंट है कि 7वें घर का स्वामी अगर छठे घर में चला जाए तो मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। 8वें चला जाए तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, बट 7वें घर का लॉर्ड अगर शुक्र है और वो 12वें चला जाए तब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि स्लीपिंग हाउस में शुक्र चाहिए। शुक्र किस प्रकार की एनर्जी है? काम एनर्जी है, रस लेकर के, स्वाद लेकर के, सुगंध लेकर के, आराम आराम से भोग विलास, आनंद की एनर्जी है। 7th का लॉर्ड 6th में आ जाए, 8th में आ जाए, खराब घर में पहुंच जाए तो आप समझिए कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। 12th में चला जाए तो डिस्टर्ब होगी। अगला पॉइंट एक ये डिस्कस करते हैं, एक होता है भोग त्रिकोण। हमारे ज्योतिष में भोग त्रिकोण क्या होता है कि कोई भी जन्म कुंडली जब आप खोलते हैं तो जो पहला घर होता है और जो 5वां घर होता है और जो 9वां घर होता है वो सबसे शुभ कहे गए हैं। अगर आपने कुछ वीडियो देखे होंगे तो पहला, 5वां, 9वां घर त्रिकोण घर कहलाते हैं। पहला घर आप स्वयं होते हैं, 5वां घर से आपका प्रेम देखा जाता है, और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाता है, और 7वें घर से आपका विवाह देखा जाता है। अब लाइफ पार्टनर के लिए इसको उल्टा कर दीजिए कि 7वें घर से आपका सोलमेट या लाइफ पार्टनर देखा जाता है, 11वें घर से उसका प्रेम देखा जाएगा, और 3रे घर से उसका भाग्य देखा जाएगा। अब सपोज करिए कि 5वां घर यानी आपका प्रेम भाव और 11वां घर आपके सोलमेट का प्रेम भाव, इन दोनों 5वें और 11वें घर में एक तरफ शनिदेव बैठ जाएं, एक तरफ मंगल देव बैठ जाएं, दोनों अपोजिट एनर्जी। 5वें घर पे लव हाउस पे मंगल देव बैठे, एग्रेसिव लव हो गया। 11th हाउस में सोलमेट के लव घर में शनिदेव बैठ गए, एकदम काम डाउन, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अपोजिट हो जाए, शनिदेव 5वें आ जाए तो आप आइसोलेशन में, और 11वें घर में मंगल, तो सामने वाला लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत हाई डिजायर में हो गया प्रेम के मामले में। इसे भोग त्रिकोण बोलते हैं। इसे देखना बहुत जरूरी है कि ये भी मजबूत होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज होती है कि 7वें घर में अगर मेलिफिक ग्रह बैठ जाएं, बुरे ग्रह बैठ जाएं, जैसे कि मैंने अभी बताया शुरुआत में कि शनिदेव बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, राहु देव बैठ जाएं, केतु देव बैठ जाएं, और केतु के साथ और मेलिफिक इफेक्ट आ जाए, बुरे ग्रहों की दृष्टि 7वें घर पे आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि विवाह संबंध में समस्या आएगी। इस प्रकार से अब और बहुत सारे ज्योतिष के पॉइंट टू पॉइंट अगर डिस्कस करेंगे तो सैकड़ों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बट एनर्जी को समझने की कोशिश करिए कि वहां पर एनर्जी किस टाइप की है और कैसी एनर्जी वहां पर अप्लाई हो रही है। तो अगर इन ग्रहों की एनर्जी अप्लाई हो रही है, इन ग्रहों के सिम्टम्स वहां पे अप्लाई हो रहे हैं, तो उन सिम्टम्स को खत्म करने की कोशिश करिए, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट घर है 7वां घर, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को लेकर के चलता है। 7वें घर जब होता है ना तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, आप वहां से पूर्ण होते हैं। और जब 7वां घर टूटता है ना तो कहीं ना कहीं जुपिटर
जिसने आपको दिया था वो आपका एनिमी बन जाता है, शत्रु बन जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको दी गई थी मैरिज की, बट टूट गई। तो बचाने की कोशिश करिए, जहां तक बचा सकते हैं। सामंजस्य स्थापित करिए आपस में। प्रेम, शुक्र, फाइनेंशियल स्टेटस, आपका सेकेंड हाउस, 11th हाउस, बैलेंस रखने की कोशिश करिए। कैरियर को लेके महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, अपनी जगह है, बट राहु देव का इन्वॉल्वमेंट अगर उसके अंदर है तो कोशिश करिए दूर रहिए, महत्वाकांक्षाएं थोड़ी सी कम करिए। इसीलिए जिनके 12th हाउस में राहु पहुंचता है तो विदेश के लिए तो बहुत अच्छा है, बट मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये जो आप लोग बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, लेकिन जब बेडरूम में जाया करिए तब मोबाइल मत चलाया करिए, राहु की एनर्जी को एक्टिवेट मत किया करिए। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन जो होता है वो इस प्रकार के डिजायर क्रिएट करता है, जो कि इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे हम, बट अच्छा नहीं है, कोशिश किया करिए। शुक्र धीरे 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 आनंद लेने वाला ग्रह है। महत्वपूर्ण बात बताता हूं, हर घर से पहला घर उसका लॉस दिखाता है। 7वां घर आपके रिलेशनशिप, स्पाउस का, आपके जीवन साथी का, उसका जो उससे एक घर पहले यानी छठा घर जो होता है ना आपका, ये 7वें घर की एनर्जी को खत्म करता है, खर्च करता है। आपका 5वां घर, आपका प्रेम, चौथा घर जो है वो 5वें घर को खत्म करता है। 8वां घर आपके 9वें घर की ऊर्जा को खत्म करता है। 11वां घर आपके 10वें घर की ऊर्जा को खत्म करता है। 12वां घर आपकी स्वयं की ऊर्जा को खत्म करता है। पहला घर आपके सेकेंड हाउस की ऊर्जा को खत्म करता है। तो अब अगर सप्तम का लॉर्ड इन घरों में है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 6th और 8th अच्छे घर नहीं कहे गए, दुख स्थान कहा गया इनको। 6ठा 8वां घर, 12वां भी दुख स्थान होता है। तो 7वें घर के लिए ये जो आज आपने थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूं, उसको अगर थोड़ा भी अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो जो जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस ग्रह से संबंधित इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों को दूर करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपके विवाह संबंध बच जाए, और अगर बच जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी इस वीडियो में बनाने की मुझे होगी। कोशिश करिए, परिवार बढ़ते रहें, सब सुखी हों, सबका जीवन सुखमय कटे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे रोचक वीडियो में, किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अगर चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ता है उससे। धन्यवाद।